नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। आज अपने इस खास शो में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। कभी सख्त कभी नरम, ये बात ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती है। ट्रंप पिछले कुछ दिनों में ऐसे फैसले ले रहे थे जिनसे अमेरिका के सहयोगी देश नाराज हो रहे थे। अपनी दूसरी पारी में ट्रंप ने टैरिफ युद्ध छेड़ दिया। कभी वो भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाते, दूसरी तरफ पीएम मोदी के साथ गहरी दोस्ती की बात भी करते, लेकिन ट्रंप को भारत रूस की दोस्ती रास नहीं आती। वो इनसिक्योर फील करते हैं भारत और रशिया के रिलेशनशिप को लेकर। भारत पर 50% टैरिफ से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास जरूर आई। खटास कहें या फिर ये कहें कि हमारी जो वर्ल्ड सिनेरियो में एक डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ थी, उसकी वजह से जो बदलाव आया, तो दूसरे देशों के साथ हमने देखा रिश्ते जो हैं हमने बेहतर करने शुरू कर दिए। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की अगर हम बात करें, ईयू की बात करें, तो रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की मांग की थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो लगातार ट्रंप की तरफ से ईयू ने ट्रंप के उस प्रस्ताव से सिरे से उसे खारिज कर दिया था। ट्रंप की नीति जो है वह सहयोगियों पर दबाव बनाने की रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ठान लिया कि वो अपने देश की विदेश नीति को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ट्रंप के निशाने पर खासतौर ऐसे देश रहे जिनके अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते हैं या थे। ऐसे में एशिया के 3 महत्वपूर्ण देशों के साथ अमेरिका के संबंध तनाव के दौर से अभी भी गुजर रहे हैं। इनमें भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ये सभी देश शामिल हैं। जापान ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील भले ही साइन कर ली, लेकिन इनके संबंध अब भी तनावपूर्ण है, टेंशन में है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स के प्लांट पर छापा मारकर खलबली मचा दी, जहां पर 300 से ज्यादा कोरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिससे दक्षिण कोरिया और साथ ही अमेरिका में भी तनाव बढ़ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने साउथ कोरिया पर दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई की, छापेमार कार्रवाई की। अब भारत की तरह दक्षिण कोरिया भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर असहमत है। साउथ कोरिया ने ट्रंप को खुश रखने की कोशिश की। जुलाई महीने की बात करते हैं। जुलाई में उसने अमेरिका से 100 अरब डॉलर की एनर्जी डील की और फिर 350 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा भी किया। उसे लगा कि ऐसा करने से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप के टैरिफ या किसी भी तरह की सख्ती से शायद वो देश बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी ने साउथ कोरिया के नागरिकों को अपराधी बना दिया। एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ट्रंप की आक्रामक नीति अमेरिका को दुनिया में अकेला कर देगी, जो अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ट्रंप क्या सोच रहे हैं, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रंप के दिमाग में क्या पॉलिसी है, क्या साइकी है। विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। जेके त्रिपाठी हमारे साथ पूर्व राजदूत जुड़ चुके हैं। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवराज जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही डॉक्टर ले कर्नल अतुल त्यागी रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का। आप चारों ने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले शुरुआत जेके त्रिपाठी जी आपके साथ। ट्रंप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो फैसले हैं, उसके पीछे क्या साइकी है, क्या पॉलिसी मेकिंग है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है सर? पलक, सबसे पहले आपको, सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार करूंगा। मुझे आपके यहाँ आने पर खुशी हुई। अब जहाँ तक आपके द्वारा किया गया प्रश्न है, ट्रंप, देखिए, ट्रंप न तो कूटनीतिज्ञ है, न राजनीतिज्ञ, न स्टेट्समैन, न डिप्लोमेट। ट्रंप पूरी तरह से एक विशुद्ध बिजनेसमैन है। कितने सफल कितने असफल हैं इस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो अमेरिकन खुद भी जानते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह वो हर चीज को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, एक डील की तरह देखते हैं,
और डील की भाषा में बात करते हैं, वो सिंपली एक डीलर है। तो अब क्या होता है कि उनके उनके लोगों ने देखा कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल है ट्रम्प, कि मतलब कब क्या कह दे कुछ पता नहीं। लेकिन उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी एक प्रिडिक्टेबिलिटी छुपी हुई है, वो ये है कि वो जब भी बात करते हैं एक हायर ग्राउंड से बात करते हैं, हायर बिजनेस प्लेटफॉर्म से, कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, 100% कर देंगे, 50% कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, और 15 दिन में लगा देंगे, 20 दिन में लगा देंगे। धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। हम्म। जैसे जैसे उनको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और फिर पलटी भी मार जाते हैं बड़े इत्मीनान से। तो उनकी ये बाह मरोड़ने वाली तकनीक जो है, वो उन्होंने देखिए, ये तकनीक, इस तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने भारत के लिए करना चाहा। कहा कि 50% टैरिफ लगा देंगे क्योंकि आप रूस से सामान ज़्यादा ले रहे हो, तेल ले रहे हो। उसका हमने जवाब दे दिया, तो अब वो बौखलाए हुए हैं। उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन चाहिए था, हमने मना कर दिया। रही बात जापान की, जापान के साथ उन्होंने ट्रेड डील किया। उसके बाद जापान से उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्ट करें, जापान इन्वेस्ट करे, निवेश करे अमेरिका में। और जापान ने 550 बिलियन, 550 अरब डॉलर के निवेश की बात मान। लेकिन अब देखिए, मतलब ट्रम्प एक विचित्र तरीके की शर्त उसमें लगा दी उन्होंने, कि ये 550 डॉलर बिलियन डॉलर का जो निवेश होगा, इससे जो भी प्रॉफिट होगा, कायदन होता है 50-50 जाता है। उन्होंने कहा नहीं, 90%, 90% प्रॉफिट अमेरिकन लेंगे और 10% जापानी लेंगे। कौन ये बात मानेगा? ऐसे ही वन साइडेड डील। जापान ने इनकार कर दिया, तो जापान से भी रिश्ते उनके साथ हैं थोड़े से। साउथ कोरिया का, जैसे आप बता रही थी कि जॉर्जिया में हिंडई के प्लांट में छापा मार के 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हथकड़ियां बेड़ियां पहनाई गई, ये कह के कि आप इलीगली आए हैं यहाँ। तो और ये सब तब हुआ जब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वहां पर आके, हाल में ही आके जा चुके। तो कोरिया की गवर्नमेंट और स्पेशली कोरिया की जनता ने इसको बड़े लाइटली, बड़े खुशी से नहीं लिया। उनका रिएक्शन बहुत तेज है। रही बात सबसे बड़ा देश जो है चीन, एशिया का, चीन के साथ जग जाहिर है ट्रम्प के रिश्ते कैसे हैं। वो बार बार कहते तो हैं, बंदर घुड़की देते हैं, लेकिन समस्या उनकी ये है कि उन्होंने चीन को कह दिया, चीन ने कहा कि हम 100%, 200% लगा देंगे। चीन ने कहा ठीक है, हम कंट्रोल करते हैं सेमीकंडक्टर्स के एक्सपोर्ट। उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ यूएस में फोर्ड मोटर्स का प्रोडक्शन रुक गया। राइट। फिर ट्रम्प को थोड़ी सी अकल आई, उन्होंने कहा अच्छा, हम 90 दिन का आपको एक लीवे देते हैं, 90 दिन की। ठीक है कर्नल शिवदान सिंह जी, यहाँ पर सर ने चाइना का जिक्र किया और मैं चाहती हूँ आप चाइना पर सर थोड़ा सा दर्शकों को इनलाइटन कीजिएगा। 90% ईरान की जो ऑयल डिप्लोमेसी है, ऑयल अगर हम उनके एक्सपोर्ट्स की बात करें वो चाइना को होता है। फिर रशिया के साथ अगर हम मैक्सिमम बात करें, रशिया किसे एक्सपोर्ट करता है, वो चाइना को करता है। इन सबके बावजूद भारत के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाना, जबकि हमने अपनी ऑयल डिप्लोमेसी में 2018 में बदलाव किया जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और इस कारणवश हमें रशिया और अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका इस वक्त ट्रंप की डिक्टेटरशिप में ऑलमोस्ट रह रहा है। जिन देशों के साथ अमेरिका के बहुत पुराने ताल्लुकात थे, उनको भी ट्रंप ने उनसे भी रिलेशन खराब करने की कोशिश की है। अभी मैं यहाँ साउथ कोरिया का रेफरेंस देता हूं। सन 50 के दशक में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के आपस में बहुत भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में अमेरिका ने खुद अपनी सेनाएं भेजी और साउथ कोरिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध किया। जी। वही नॉर्थ कोरिया बार बार अमेरिका को इतनी धमकी दे रहा है कि मिसाइलों से हम तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब तुम्हारे कंट्री में भेजेंगे, और ये दुनिया भर के धमकी अमेरिका को नॉर्थ कोरिया दे रहा है। मगर फिर भी साउथ कोरिया के साथ में अमेरिका ने इस तरह की हरकत की है।
वहां पर रेड्स करवाई हैं और वहां के इमिग्रेशन कानूनों को और भी ज्यादा किया है। तो इस प्रकार से इसके अलावा चीन के बिल्कुल साथ में आपके साथ जो फिर सर एक बार ही कनेक्ट होंगे, थोड़ा कनेक्टिविटी में इशू जो है वो आ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सर आपसे मेरा यही सवाल रहेगा, जो चाइना का मैंने जिक्र किया कि ट्रम्प इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मतलब अगर हम ट्रम्प से पहले के टेन्योर की बात करें, जब जो बाइडन थे, तो उस समय हमने देखा कि चाइना एकदम आपका मतलब सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर उसके बाद ट्रम्प आते हैं तो ट्रम्प ने कहा कि भाई सबसे पहले तो हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और वैसा हुआ भी। लेकिन चाइना ने जब आगे से रिस्पॉन्स करा तो आप बैकफुट पर हो गए। और अब जब अमेरिका ने इंडिया के साथ भी ऐसा किया तो हमारी बहुत सटल डिप्लोमेसी रही, हम बहुत अपने रिश्ते जो हैं हम बेहतर करने लगे और दूसरे देशों के साथ। अब आप फिर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ पलक, हो ये रहा है कि ट्रम्प जो हैं अपनी एडवाइजर्स, उनके जो अलग अलग डिप्लोमेटिक फीडबैक आती है उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। ट्रम्प जो है जो डिसाइड करते हैं वो अकेले ही डिसाइड कर लेते हैं। उनके दिमाग में कहीं से एक फार्मूला आ गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई अमेरिका तो पहले से ही विश्व में एक महान शक्ति था, किसने कहा कि नहीं है? ना सिर्फ दुनिया की 5 शक्तियों में से वो एक है, वरन 5 में से भी सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका थी, है, रहेगा निकट भविष्य में। लेकिन ट्रम्प क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी अमेरिका के सामने खड़ा ना हो। तो उन्होंने क्या शुरुआत की है पॉलिसी, यूक्रेन युद्ध में उन्होंने रूस को फंसा लिया। रूस लड़ाई करते करते थक गया है, रूस की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब आस्ते आस्ते कोलैप्स हो रही है। उनका दूसरा कंपटीटर कौन है? चाइना। चाइना को जब ट्रम्प ने चाइना की तरफ देखा तो उन्होंने देखा चाइना को डांट कर सही करना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, चाइना के ऊपर व्यापार, क्योंकि ट्रम्प खुद भी बिजनेसमैन है, चाइना के ऊपर व्यापार और अलग अलग इस तरह के टैरिफ लगाकर चाइना को बैकफुट पे डालने की कोशिश की। लेकिन चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और सबसे बड़ी बात है चाइना में उनके जो लीडर हैं शी जिनपिंग, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो नहीं है, तो वो मजबूती से ट्रम्प के सामने खड़े हैं। तो तीसरा टारगेट दुनिया में बड़े देशों में ट्रम्प को कौन मिला? भारत। ट्रम्प ने भारत पर डोरे डालने की बहुत कोशिश की, शुरुआती पहले वाले टेन्योर में और इस टेन्योर में भी। लेकिन उनको बहुत आघात पहुंचा जब उन्होंने देखा कि भारत उनकी हाँ में हाँ नहीं कर रहा, और जब उनको लगा कि भारत ट्रम्प के कहने पर नाच नहीं रहा। उन्होंने कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करके सीज फायर करा, भारत ने मना कर दिया। ट्रम्प ने 2 बार कहा कि भारत जो है F-35 खरीद ले, जिसका मतलब है कि भारत रूस से सुखोई 57 ना खरीदे। भारत ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी, इग्नोर कर दिया। तो ट्रम्प को लगता है कि भारत को कैसे काबू में लाया जाए। अब अमेरिका हमेशा से भारत के ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगाता रहा है, शायद दर्शकों को पता होना चाहिए। जब हमने रूस से S-400 खरीदा तो उन्होंने हमारे ऊपर काटसा लगाने की कोशिश की। काटसा तो दुश्मन पे लगाते थे वो हमेशा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस। एडवर्सरीज का मतलब होता है दुश्मन। और उसके बाद 2018 में हम ईरान से कच्चा तेल खरीदते थे, क्योंकि वो टेक्निकली उसके जो केमिकल पैरामीटर्स थे हमारी रिफाइनरीज को सूट करते थे। तो ये ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी बहुत इमेच्योर एक्ट नहीं है कि ये तो वही बात हो गई वो जो बचपन में बच्चे करते हैं ना, कि वो मेरा दुश्मन तो तेरा भी दुश्मन होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर मेरी तुझसे कट्टी है, तो वैसा वाला बिहेवियर हो गया। डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी जी भी हमारे साथ हैं। सर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लंबे समय से हम चर्चा कर रहे हैं कि चेंज हो चुका है, और पिछले अगर 4-5 महीनों की बात करें, पहले तो ये चर्चाओं में ही था, लेकिन अब अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू ये प्रूव कर दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब सच में चेंज हो गया है। अमेरिका प्रॉब्लम्स वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अब नहीं रही। पलक जी नमस्कार, आपने जो आखिरी लाइन कही जरा उसको रिपीट करें प्लीज। कि जो अमेरिका को लेकर सर मैंने ये बात कही कि अमेरिका को पहले ये चीज लगती थी कि जो अमेरिका प्रॉब्लम्स है वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, अब ऐसा नहीं रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है, सब देश अपने अनुसार जो है वो चल रहे हैं। नमस्कार पलक जी, यह आपका जो सेंटेंस है ये काफी विस्तार से एक डिटेल में जवाब चाहता है, तो मैं इसका कोशिश करता हूं। देखिए, यह कहना कि
डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बचपने की हरकत कर रहे हैं, मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप एक सोची समझी स्कीम के तहत यूएस के इंटरेस्ट के लिए वह सब कर रहे हैं जो उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम पर वहां की जनता से वायदे किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम पॉलिसीज को हमेशा अमेरिका के हितों के विपरीत बताया। अमेरिका फर्स्ट का नारा आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति बनाकर अमेरिका का जो यूनिपोलर एक स्टैंड है, वो हमेशा अमेरिका ने माना कि वह देश विश्व की महानतम शक्ति है। ये तो सच्चाई है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अब दुनिया में मल्टीपोलरिटी को उन्होंने सही प्रकार से स्वीकार नहीं किया और उसको नजरअंदाज किया, और वो उन्होंने अपनी नीतियों को सही साबित करते हुए अपने को खास जो उनके विशिष्ट मित्र देश थे उनसे भी अपने को काट लिया। यह उनकी एक असफलता रही। लेकिन क्योंकि वो एक बिजनेस क्लास से आते हैं, ये जरूर है कि उनको इन बातों की डिप्लोमेसी की सोशल फैक्टर्स की ज्यादा चिंता नहीं है। वह क्या करते हैं कि अमेरिका की पूर्व स्थापित कुछ नीतियां रही हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ निगोशिएशन मानते हैं वो टैरिफ को, और जब इस तरह की बातें होती हैं कि जहां उनका कोई दाव नहीं चल पाता है तो वह बहुत जल्दी अपने को स्केल डाउन भी कर लेते हैं। आप दो चीजें देखेंगे कि एक तो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज, जो संरक्षणवादी व्यापार नीतियां अमेरिका की चली हैं, जिसमें कि टैरिफ सबसे खास आता है, और दूसरा जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, जो कि अभी आपने बताया कि हुंडई की एलजी बैटरी प्लांट के अंदर उन्होंने 300 एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया। देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहीं पर यह मानते हैं कि अमेरिका महानतम देश है, और उन्होंने अभी कहा भी पिछले 3-4 दिन पहले कि बिना अमेरिका के कुछ नहीं है, अगर अमेरिका का साथ नहीं दिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी के तुरंत बाद उनका यह भी कहना था कि भारत और अमेरिका दो महाशक्ति हैं। तो कोई एवरेज आदमी सुनकर ये कह सकता है कि ये तो बड़ा ही कंट्राडिक्टरी और विरोधात्मक स्टैंड है, लेकिन यह सब उनकी सोची हुई स्कीम है, और वह उनका एक तरीका है देशों को, मित्र देशों को और दुश्मन देशों को सबको डील करने का। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब टैरिफ के माध्यम से ही अप्रैल से एक आर्थिक आतंकवाद को जन्म दिया। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो आर्थिक आतंकवाद सैन्य कार्रवाई से बस कुछ थोड़ा सा ही छोटा होता है और कुछ थोड़ा सा ही खतरनाक होता है। इसका प्रयोग उन्होंने पूरा किया। लेकिन रिपोर्ट्स तो सर न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर मैं बात करूं, वॉशिंगटन पोस्ट, जो इन्हीं के वहां पर मीडिया हाउसेज है, वो इस तरीके के रिपोर्ट सब बता रहे हैं कि एक डीप रिसेशन जो है वो अमेरिका में आने वाला है। डीप रिसेशन मींस रिसेशन से भी ऐसा रिसेशन जिससे आपको उभरने में बहुत लंबा समय लग जाए। तो जो आपकी लगातार एक नीति है अपनी टेन्योर में, क्या उसके रिजल्ट अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं? मेरा सवाल सर आपसे ये है। जी, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपके सवाल को ठीक से फलीभूत करने की। कि देखिए, यह बड़ा डिफिकल्ट है कि अगर वो ये सोचें कि करेंसी मैनिपुलेशन कर या एक शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाकर वह अमेरिका को वहां स्थापित रख सकते हैं जहां अमेरिका आज है। यह तो हम सभी जानते हैं कि चाइना बेहद स्पीड के साथ अमेरिका को फॉलो कर रहा है, और यह तय है कि चाइना अमेरिका को सरपास करेगा। अगर तय नहीं है तो सिर्फ समय और साल नहीं है, ये नहीं मालूम कि कब वो होगा, लेकिन ये तय है कि चाइना को हम अगली महाशक्ति के रूप में देखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि अमेरिका अपने मित्र देशों जैसे साउथ कोरिया और जापान, इवन के अगर आप याद करें तो अमृतसर में भी हमारे इमिग्रेंट्स लाए गए थे और बेड़ियों में लाए गए थे, वह मुद्दा नहीं बना था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उच्च कुशल क्षेत्रों में अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका आज एक एजिंग कंट्री है। आप जान लीजिएगा कि जापान के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर एजिंग कंट्री है। उसके पास आज वर्क फोर्स नहीं है। आज की जो वर्क फोर्स है वह भारत से जा रही है और साउथ कोरिया उसको दे रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेम छात्र जो है वो भारत के पास है। इस पर सवाल जेके त्रिपाठी जी आपसे रहेगा। अगर हम अभी वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें,
सबसे पहला सर सवाल तो ये कि कौन डिसाइड करता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है, मतलब हु इज द वन जो डिसाइड करेगा कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। व्हाट इफ अगर हो सकता है कि आपके लिए रशिया हो, किसी के लिए इंडिया हो, किसी के लिए चाइना हो, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड पावर के अंदर टॉप लिस्ट में आता है। और सर ब्रिक्स का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि अब ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो चाहती हैं कि हम जो इतनी स्ट्रॉन्ग हमारा ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो नीतियां भी जो हैं वो हमारे अनुसार ही होनी चाहिए। क्या ये इनसिक्योरिटी महज सिर्फ भारत के लिए है या फिर जो ब्रिक्स मजबूत हो रहा है उसके लिए भी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आपके पहला प्रश्न है कि कौन डिसाइड करता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में कौन टॉप पे है, कौन उसके बाद है, क्या क्या सीक्वेंस है उसमें, तो ये चीज 1945 में जब विश्व युद्ध दूसरा खत्म हुआ था, उस वक्त जो विजयी राष्ट्र थे उन्होंने ये कह दिया कि वर्ल्ड ऑर्डर में हम सबसे ऊपर है। और चूंकि उसमें अमेरिका की इकोनॉमी सबसे ऊपर थी, क्योंकि अमेरिका ने एक्टिवली वर्ल्ड वॉर 2 में भाग नहीं लिया था, सिर्फ वहाँ नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम छोड़ने के अलावा। तो तब से ये चला आ रहा है और अमेरिका ये सोचता है, नाटो, सीटो, सेंटो वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के तहत फिर अमेरिका ये सोचता रहा है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही, लेकिन उस वक्त तो वो बात थी। अभी भी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन क्या सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है? मेरे ख्याल से अमेरिका की मिलिट्री पावर को एक क्षेत्र में तो चीन ने चुनौती दी है, जो कि अमेरिका की नेवी। तो चीन की चुनौती वो भी, और एयरफोर्स में। तो फिर ये हम नहीं कह सकते कि वर्ल्ड पावर में अब अमेरिका सबसे बड़ा वर्ल्ड पावर है। यही डिसमेंटल हो रहा है वर्ल्ड पावर गेम। इसी की वजह से अमेरिका को परेशानी है कि लोग कहते हैं कि दिस इज बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ अमेरिका सुप्रीमेसी। तो ये एक परेशानी। दूसरी चीज जो आपने कहा कि जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स की बढ़ती हुई ताकत और भारत, इस सब से क्या अमेरिका चिंतित है? बिल्कुल चिंतित है। ब्रिक्स से तो खास तौर से उन्होंने कहा भी कि ब्रिक्स जो है एंटी अमेरिकन है और ब्रिक्स के देशों पर हम टैरिफ लगाएंगे। शायद ट्रम्प भूल गए हैं कि ब्रिक्स के देशों की सम्मिलित इकोनॉमी जो है, जीडीपी, ब्रिक्स के देशों की सम्मिलित जीडीपी $32 ट्रिलियन से ऊपर है, जिसका मतलब कि अमेरिका की जीडीपी से थोड़ा ही कम। इसका मतलब कि अमेरिकी पहलवान अपने से ज्यादातर ताकतवर पहलवान को चुनौती देने की बात सोच, जो कि बड़ा मुश्किल है। और उतना ही नहीं, जैसे कि अभी ये भी कहा गया ब्रिक्स कंट्रीज में मैन पावर, अवेलेबल लेबर, मैन पावर, एजुकेटेड पीपल ज्यादा अवेलेबल है एज कंपेयर टू अमेरिका। तो वो परेशानी है। उनको ये भी परेशानी है कि ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी डी डॉलराइजेशन की बात की है, हालांकि वो पूरी तरह हुई नहीं क्योंकि भारत डी डॉलराइजेशन के पक्ष में अभी नहीं है, लेकिन म्यूचुअल करेंसीज में की बात हुई है ब्रिक्स में, वो पर सब सहमत हुए हैं। और ये अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी की बात है। देखिए, स्विफ्ट एक वो होता है कि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो स्विफ्ट बहुत जाना माना एक ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और उसकी सारी जानकारी न्यूयॉर्क से रूट होती है। अब उसके खिलाफ 6 या 7 साल पहले रशिया ने अपना एक अलग सिस्टम बनाया है, चीन ने 4 साल पहले एक अलग सिस्टम बनाया है, भारत ने यूपीआई बना दिया है, जिसके बाद अब वो नेक्सस करके एक और सिस्टम बना रहा है जो दिसंबर तक। और ये भी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कह दिया सभी बैंकों से कि आप मोस्टो अकाउंट रुपीज में खोलिए और देशों के साथ, ताकि जो देश हमसे व्यापार करना चाहें। एक सवाल जेके त्रिपाठी जी आपसे मैं पूछूंगी, फिर कर्नल शिवदान जी के पास में जाऊंगी, जो आप ब्रिक्स को लेकर एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस सर दे रहे थे कि सेल्फ रिलायंस जो है वो अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर आ गई है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स हो, या फिर आप की हम बात करें सोशल मीडिया में तो चाइना ने कमाल कर दिया है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो अगर मैं एक बार ब्रिक्स पूरे समूह की बात करूँ, इन देशों की बात करूँ, तो इन्होंने सेल्फ रिलायंस जो है वो अचीव कर ली है। फॉर अ सेकेंड अगर हम सर एज्यूम करें कि सभी देश अमेरिका को बायकट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब ये देश सेल्फ रिलायंट है?
जेके आप त्रिपाठी मुझसे जी। पूछ रहे हैं जी जी, जेके शिवदान? त्रिपाठी जी आपसे मेरा सवाल है, हाँ, फिर शिवदान जी के ठीक पास है। पे आऊंगी। देखिए, ये देश अभी सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाए हैं, लेकिन उस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर ये देश आपस में व्यापार करेंगे एक दूसरे की करेंसी में, तो अमेरिकी डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर जरूरत नहीं रहेगी, तो उस हालत में क्या होगा कि अमेरिका की डॉलर की वैल्यू कम होती जाए, जो ट्रम्प के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। और ट्रम्प की मानसिक अस्थिरता इसी से जाहिर है कि ठीक वो है अलग कर्नल अलग शिवदान देशों जी, का। आपसे भी मेरा यही सवाल है। लेट्स जस्ट एज्यूम कि हम इसे एज्यूम कर रहे हैं, सब कुछ एजम्पशन पे चल रहा है कि लगातार जो ट्रम्प अपनी नीतियां कर रहे हैं, जो खुद को खुद अकेला कर रहे हैं अमेरिका को। सर अगर अगर अभी हम चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, इंडिया की बात करें, ईरान के साथ संबंध अच्छे, और अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात करें, उनके साथ रिश्ते अच्छे, तो मतलब एक सेल्फ रिलायंस जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है ब्रिक्स देशों के साथ साथ। अगर मैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी ज्वाइन कर लूं, अमेरिका जो है वो क्या सोच रहा है? शिवदान जी। मुझसे जी जी शिवदान जी, आपसे सवाल है मेरा। काफी दिन से आवाज गुम नहीं आ हो रही रखा है। जी जी है। शिवदान जी बताइए सर। महाशक्ति है, विश्व की अकेली महाशक्ति अमेरिका, ये सोचता है अमेरिका, और पुरानी विचारों से ही चलने की कोशिश करता है कि जैसा मैं डिक्टेट करूंगा वैसा ही विश्व चलेगा। अब वो विश्व नहीं रहा है। आपको याद होगा 90 के दशक में आर्थिक प्रगति पूरे विश्व में आई थी, जिसका फायदा उठा करके बहुत से देश विकास सील से होकर के विकसित हो चुके हैं, और उनमें भारत भी एक इस तरह का देश है। तो इसलिए अमेरिका को अपने दिमाग से वो पुरानी जो डिक्टेटरशिप की एटीट्यूड है कि जिससे कि मैं ही एक महाशक्ति हूं, आर्थिक भी सैनिक भी। आपको याद होगा अमेरिका की सैनिक महाशक्ति के रूप में अमेरिका के सैनिकों ने कहीं भी एक कंफर्मेटरी विजय प्राप्त नहीं की है। आपने देखा अफगानिस्तान में भी उनको वापस भागना पड़ा, और कहीं पर भी अमेरिका के सैनिक इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। हालांकि वो अपने रक्षा उत्पादों से पूरे विश्व में रक्षा उत्पाद सप्लाई कर रहा है, मगर उसके सैनिक इतने प्रभावशाली नहीं है कहीं पर भी। जबकि भारत ने ये दिखा दिया है कि वो हर प्रकार से रक्षा क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट है, वो हर दुश्मन से मौका टक्कर ले सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ने क्वाड में भारत को सबसे ऊपर रखा है, और क्वाड भी उसने इसलिए फॉर्म किया है कि चाइना जो उसको पूरे समुद्रों में धमकी दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अगर हाल फिलहाल में भारत के साथ अगर हम बात करें, ट्रम्प जब पावर में नहीं आए थे, एक तरफ ये बात कहना मोदी इज माय गुड फ्रेंड, फिर उसके बाद बोलना कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि अभी वो पावर में नहीं थे, उनका ये बयान एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो आया था, और उस दौरान आप ही मेरे साथ डिस्कशन में बैठे थे सर। फिर उसके बाद जैसे ही पावर में आना, एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के लिए दिखाना, फिर उसके बाद ये समझना कि ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन रही है, लेकिन फिर बोलना कि ये तो डेड इकोनॉमी है। फिर उसके बाद आगे से भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने कुछ रिटेलिएट नहीं किया, कुछ नहीं बोला, हम अपना कायदे से वहाँ पर अपनी ट्रेड डील को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सर भारत की तरफ से लगातार हमने देखा है कि किसी भी तरीके की कोई इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणी जो है ना पीएम मोदी ने की, ना एस जयशंकर ने की। लगातार हम अपनी नीतियों को लेकर जो है बहुत क्लियर हैं, और अपने बयानों को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही हम देखते हैं कि चाइना, रशिया के लीडर्स के साथ पीएम मोदी मुलाकात करते हैं विदाउट इवन सेइंग सिंगल वर्ड फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए तब भी हमने कुछ नहीं कहा, फिर एकदम से जो है ट्रम्प को याद आ जाता है मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। मलक जी, हो ये रहा है कि ट्रम्प चाहते हैं कि दुनिया के सारे देश, रूस और चीन भी, या तो उनके साथ रहें या उनके नीचे रहें। चीन को शायद अमेरिका दबा नहीं पा रहा है। तो मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने बहुत ही मैच्योर आउटलुक दिखाते हुए कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये जो हमारी साइलेंट डिप्लोमेसी है, ये हमारा एक अभिन्न हिस्सा है हमारे विदेश नीति का, क्योंकि ये हमें मैन्यूवरिंग स्पेस देता है। जब हम ट्रंप के बयानों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, और उसका एक ही मतलब है कि एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद फिर जिस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है, हम ऐसा या वैसा लाइन अख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका के साथ भारत क्या दुश्मनी चाहता है? नहीं। अमेरिका के साथ हमारी क्या कोई टेंशन है? नहीं। हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि अमेरिका हमें बराबरी का दर्जा दे।
लेकिन ट्रंप बीच बीच में भारत को थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं ठेंगा दिखाना। देखिए, ये किसी भी बड़े सीईओ का एक ट्रेंड है। अगर आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल या इंडियन कंपनीज के सीईओ का देखें तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनके बिहेवियर का एक अंश होता है। उसका फायदा क्या होता है कि उनके जो नंबर 2 होते हैं, नंबर 3 होते हैं, उनको पता नहीं होता कि बॉस कब, कैसे, कहां, क्या कर देगा। यानी भारत, चीन, रूस, अब देख रहे हैं दक्षिण कोरिया, सर जापान, आपने एग्जाम्पल ऐसा कनाडा, चुना है, सब मुझे हंसी आ पकड़ाए रही हुए है। हैं। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जी हाँ, तो ट्रम्प क्या है, बिजनेसमैन है, जमीन खरीदते हैं, होटल खरीदते हैं, उनको बेचते हैं। उनको एक चीज मालूम है कि पहले विरोधी पक्ष को डिसबैलेंस कर दो, एक बैकफुट में डाल दो। तो जमीन खरीदते हैं तो क्या करते हैं, विरोधी पक्ष की जमीन की कीमत कम करनी है, बोलते ठीक हैं है। वहां तो ऐसी बात है। एक होटल खरीदना है, बोलते हैं वो होटल तो ऐसी बात है। जब उसकी कीमत गिर जाती है तो फिर नेगोशिएट करके उसको खरीद लेते ओके। हैं। तो वहां इसी टेक्निक का इस्तेमाल भारत के साथ भी करते हैं कि भारत को थोड़ा डगमगाने की कोशिश करते हैं, लड़खड़ाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं भारत थोड़ा बैकफुट में चला जाएगा, डिफेंसिव मोरल हो डाउन जाएगा, करके। अब वहां अपना काम कर लेंगे। लेकिन भारत में हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो मजबूत है, दृढ़ है, स्थिर है। तो ट्रंप हमें नहीं हिला पाएंगे। जी। लेकिन इस पर यूके देवनाथ जी आपने बहुत अच्छा जो ये पूरा विश्लेषण दिया है। डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी जी, सवाल ये है कि जो सर ने एग्जाम्पल दिया कि पहले मोरल डाउन करना और फिर एक ऐसी स्थिति में किसी को ले आना कि अब हम नेगोशिएट करते हैं। अब क्योंकि सामने वाला जो है आपने उसको ऐसी स्थिति में डाल दिया है। हाउ फार, अगर अभी तक मैं भारत की बात करूं तो हम इस पूरी सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहे हैं कंपैरेटिवली दूसरे देशों की बात करें कि टैरिफ पर टैरिफ ना लगाने के बजाय हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा पलिक जी, ये विश्लेषण बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ा रही हैं। तो इसमें कुछ बातें जानना जरूरी है कि हमें समझना होगा कि ट्रंप साहब का अनुमान गलत नहीं था कि वह भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे थे और भारत प्रेशर में पहले कभी नहीं आया था, ऐसा तो है नहीं। इसमें तो बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा आज भारत की लीडरशिप को। 2014 के बाद की लीडरशिप, मैं बिना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के कहना चाहूंगा, एक अभूतपूर्व लीडरशिप जिसको कि शायद ट्रंप साहब नहीं समझ पाए। उन्हें नहीं मालूम था कि यह मोदी गवर्नमेंट ऐसी साइलेंस भी ऑब्जर्व कर सकती है जिसमें उनके तमाम नारे, उनके तमाम डिक्लेरेशंस, जहां तक उन्होंने कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, वहां पर भी हमारा ना बोलना और साइलेंस ऑब्जर्व करना 100 बातों का एक जवाब था। तो यह जो विदेश नीति है इस देश की, यह डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए यह बिल्कुल एक कहना चाहिए कि ही वाज स्टन्ड, ही परहैप्स हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा भी एक बट सर मुझे याद है डायरेक्टली अमेरिका को ना रिस्पॉन्स करते हुए, माफी चाहूंगी सर आपको बीच में रोकने के लिए, आप इसे आगे कंटिन्यू कीजिएगा। एकदम से सवाल मेरे जहन में आया कि जब डेड इकोनॉमी का इन्होंने कमेंट किया, रादर देन डायरेक्टली जवाब देने के बजाय बहुत सारे ऐसे मंच रहे हैं जहां पर पीएम ने फार्मर्स का मुद्दा जो है उसको लेकर संबोधन किया, चाहे वो बिहार की धरती हो या फिर आत्मनिर्भर होने की बात लाल किले से कही हो। मतलब अलग अलग ड्यूरेशंस में हमने देखा डायरेक्टली ना कहकर अपने देश को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उन्होंने संबोधन में ये चीजें कही है। तो देखिए, अपने देश में संबोधन में तो ट्रंप साहब भी अपने देश को संबोधन करते हुए ही, और इलेक्शन के टाइम पर जो उन्होंने जॉब के वायदे किए थे, जो उन्होंने अपने देश के अंदर स्कीम्स को चलाने के वायदे किए थे, इमिग्रेशन को टाइट करने के वायदे किए थे, वो भी कर रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री को कोई नहीं रोक सकता कि वो अपने देश में डिक्लेरेशन करें, लेकिन इनडायरेक्ट थे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का प्रिंसिपल और ऑल्टरनेट रूट्स को छांटने की जो योजना थी वो तो 10 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। आप देखिए, कहीं ना कहीं पर हमारे प्रधानमंत्री को यह आइडिया था कि किसी भी देश को आप परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट फो बनाकर ना चलें, धोखा कभी भी हो सकता है। आज चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस में एक बदलाव आया, लेकिन क्या हम इतने ज्यादा इस समय सेटिस्फाई हो जाएं, खुश हो जाएं कि हम चाइना के डोकलाम और गलवान के जो घटनाएं हुई उनको भूल जाएं? तो मुझे लगता है कि इस समय हमें बेहद संतुलित व्यवहार करने की जरूरत पड़ रही है। बस मैं जरा सा ये कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें, कि देखिए
आप यूएस को डोनाल्ड ट्रंप साहब के वजह से, जो कि अगले 2-1 साल और वहां होंगे, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते हैं, आप यूएस को कम मत आंकिए। यूएस एक इस समय दुनिया की महानतम शक्ति के अलावा सिर्फ एक देश नहीं है। अग्री। आपने एक बात कही थी, मुझे उसका जवाब देने में जरा अच्छा लगेगा, कि आपने कहा कि किसने तय किया कि महाशक्ति कौन है। जी, ये सारी दुनिया ने तय किया था कि महाशक्ति कौन है, अपने कंडक्ट से। देखिए, यूएस जो है एक गंतव्य स्थान बन चुका है, डेस्टिनेशन बन चुका है। आप चाहे तो विश्वविद्यालयों की बात करिए, लैब्स की बात करिएगा, रिसर्च सेंटर से लेकर सिलिकॉन वैली तक का रास्ता सारी दुनिया ने तय किया कि वहां पर जो अभूतपूर्व सुविधाएं हैं और जो रिसर्च वहां निकल कर आती है, वह विश्व स्तरीय रिसर्च अमेरिका से आ रही है। उपलब्ध नहीं है। तो ये एक वहां का सिस्टम बन चुका है, जिसमें कि हमने यूएस को एक ऐसा डेस्टिनेशन बना लिया है जहां पर कि हमारा आईआईटी का 80% प्रोडक्ट आज यूएस में काम कर रहा है। अफसोस की बात है, मगर ये सच्चाई है। तो क्या हम ये ना माने कि यह सब तो हमने तय किया, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तय नहीं किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को हम बार बार उनका जिक्र करके ये सोचते हैं कि शायद ये ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी पहली बार इंट्रोड्यूस की है। पलक जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, स्टडीज बताती हैं कि 1930 से लेकर और 2009 तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा टैरिफ को कहीं ना कहीं पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ निगोशिएशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन बनाकर रखा। आज ट्रंप की बात यह है कि उन्होंने उसको एक बहुत ही एस्केलेटरी मोड में डाल दिया है, जिसकी वजह से चर्चा हो रही है। ट्रंप की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनको 2 मुद्दों पर बात समझ में नहीं आई। यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवाना चाहते थे हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर करके, वो इजराइल को दबाना चाहते थे कि गाजा पर प्रेशर कर, गाजा के ऊपर युद्ध मत करो। मुझे बताइए कि कहां पर उनकी बात को किसी भी देश ने माना, क्योंकि आज यूएस को समझना होगा ये कोलैबोरेटरी अप्रोच से काम चलेगा। कोई भी छोटा देश भी आपकी बात को मानने के लिए इससे तैयार नहीं है कि हम एक सैटेलाइट कंट्री नहीं मानते, अब हम मानते हैं कि हम साझेदार हैं। अगर आप बराबरी ना दें तो कम से कम ये मानिए कि हम पार्टनर हैं। आप इंडो पैसिफिक ओशन में यूएस को अगर चाइना को बैलेंस रखना है तो भारत का साथ उसके लिए आवश्यक है। आज भौगोलिक स्थिति किसी भी देश की तय करती है कि वह कितना पावरफुल है सैन्य दृष्टि से। सिर्फ एक दूर बैठकर न्यूक्लियर आर्सेनल लेकर बैठना और ये कहना कि हम सैन्य, ठीक है। जेके त्रिपाठी जी, अब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए, क्योंकि देखिए अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया एक बहुत ही विन विन सिचुएशन में, एक चैलेंजिंग पीरियड हमारे लिए भी जा रहा है, क्योंकि सबको पता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लगातार बनते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो दिख भी रहा है। लेकिन सर, सवाल ये है कि अब ईरान के साथ अजीत डोवाल जो है उन्होंने मुलाकात की है वहाँ के एनएसए के साथ, और चाबहार पोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि जो टॉक्स 2015 और फिर 2018 के बाद ठंडी पड़ गई थी, उसे एक बार फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है कि एक जो गोल्डन ट्रायंगल अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बीच में जो उस समय तैयार किया जा रहा था, उस पर अब बात जो है वो आगे बढ़ाई जाए। सर, इस अगर बात पर हम एक पूरा विश्लेषण दर्शकों को दें कि ये फैसला जो है, इसके आगे रिजल्ट्स जो है वो किस तरीके के आपको नजर आ रहे हैं? देखिए पलक, इसका एक परिणाम तो सीधा साधा ये होगा कि अमेरिकी प्रशासन जो है वो थोड़ा सा और नाराज है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के रिलेशन आप जानते हैं कैसे। हालांकि अब ये है कि आईएईए के लोगों ने ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने की और रिस्पेक्ट करने की बात हो रही है, तो आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी ट्रंप का, जैसा कहा कि ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं, वो नाराज हो जाएंगे कि देखिए अब आप ईरान से बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि सिर्फ वही नहीं, ट्रंप के लिए एक और नाराजगी का कारण जो अभी तुरंत बनने वाला है वो ये है कि अभी कल ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने फैसला किया है कि अमेरिका से वो जो क्रूड ऑयल मंगाते थे, अभी तक तो जो मंगाते थे वो 2,71,000 टन, 2,71,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से मंगाते थे, जो कि 2023 की तुलना में ज्यादा था। अब आईओसी ने तय किया है कि उसको कम किया जाएगा, उसकी जगह नाइजीरिया से हम तेल ज्यादा मंगाएंगे।
तो ये भी एक धक्का लगेगा। अमेरिका भी कह रहा कि आप हमसे नहीं लेते, आप रूस से लेते हैं। अब तो उनको ये होगा कि उनसे और कम लेंगे और हम नाइजीरिया से लेकर के उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे क्योंकि हमें वो ज्यादा सस्ता मिल रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं। लेकिन जहाँ फिर से लौट के ईरान पे आते हैं, ईरान के मामले में देखिए हमें एक वो किया गया था, हमें एक तरफ से एक कंसेशन दिया गया था, छूट दिया गया था कि ईरान को चाबहार से अफगानिस्तान के जरन होते हुए आगे जो हम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं वो चूंकि सभी के लिए है, इसलिए हमें उसको कंटिन्यू करने की छूट दी गई। हाँ, हमें ये कह दिया गया था कि आप तेल नहीं लेंगे ईरान से, हमने तेल नहीं और न ले रहे। लेकिन इस सब के बावजूद देखिए चीन का 25 साल का समझौता है ईरान के साथ, अग्री। और 25 साल तक तेल लेने का समझौता, चीन लगातार तेल लिए जा रहा है और ट्रम्प की हिम्मत नहीं है कि चीन को उसके लिए रोक। तो वो ये देख रहे बिखरते अमेरिका के बिखरते हुए साम्राज्य को देख रहे हैं, उसके गवाह बनेंगे ट्रम्प अगर ये अपनी तरह से अपनी चाल से बाज नहीं आया। जैसे कहते हैं ना कि नहीं, नीरो लेकिन बांसुरी बजा रहा था जेके जब त्रिपाठी रोम जल जी रहा, देखिए वही हुआ। ठीक है, उनके साम्राज्य की चिंता मतलब आई हैव सिंपथीज, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे नींद नहीं आ रही या मुझे बहुत टेंशन हो रही है उनके साम्राज्य के लिए। आई एम कंसर्न्ड अबाउट इंडिया। अगर मैं भारत की बात करूं, अभी सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हमारे जो स्टेम छात्र हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा स्टेम छात्र भारत के पास है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा स्टेम छात्र हमारे पास है। लेकिन सर ब्रेन ड्रेन, यानी आज वो हमारे पास प्लेटफॉर्म भारत में नहीं है कि 90% सर कह रहे हैं, 70% शायद हो सकता है आंकड़ा, कि IITians जो है वो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। रादर देन वो यहाँ पर कंपनी क्यों नहीं खोलते, वो यहाँ पर CEO क्यों नहीं बनते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कब होगा। 11 ईयर्स बाद हम सोशल मीडिया में इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट होने की बात कर रहे हैं। ये सब सेक्टर्स जो हैं, इस पर पूरी नींव तो पहले रख देनी चाहिए थी ना। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये चीजें जो है आप हम IITians को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों नहीं जा रहे, बिल्कुल, मैं क्यों नहीं भारत ब्लेम कर वापस रही नहीं जा रहे। उनको जहां ज्यादा सुविधाएं मिलेगी वहां रहेंगे। आपको याद होगा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज मिला था बायोकेमिस्ट्री का, वो जब लौट के आए थे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रिसर्च करके US से आए थे, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक छोटे से लैब की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वो लैब तक देने में उन्हें असफल रही। खींच कर परेशान होकर के, निराश होकर वो वापस चले गए अमेरिका और वहां उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो हम जब तक अपने रिसर्चर्स को, अपने साइंटिस्ट को, अपने इंजीनियर्स को फैसिलिटीज एट पार नहीं देंगे या फैसिलिटीज एट नियर पार नहीं देंगे, तब तक हम ये नहीं ग्रुप उम्मीद कैप्टन कर यूके सकते देवनाथ कि जी, वो देखिए लौट हर के साल जब बजट आता है, हर साल जब डिफेंस में डिबेट होती है, बहुत बार सर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हम इस मुद्दे को उठा देते हैं जी, R&D पर 0.6% समथिंग जो है वो हमारी GDP का क्यों खर्च होता है, उसको आप इंक्रीज कीजिए। जितने भी ये वैश्विक देश जो R&D में, टेक्नोलॉजी में मजबूत है, डिफेंस में मजबूत है, वो R&D पे सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन यूके देवनाथ जी, सवाल ये कि डिस्कशन से, मेरे और आपके बातचीत करने से कुछ नहीं होगा जब तक ग्राउंड पर वो रियलिटी नजर नहीं आएगी। पलक जी, R&D पर भारत, हमारे पास बेहतरीन साइंटिफिक पूल है, बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स है। R&D पे जो हम खर्चा करते हैं वो फिलहाल बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 3.5 साल तक DRDO में था, मैं आपको जमीनी कुछ डिफिकल्टीज बताना चाहता हूँ। 3.5 साल के मेरे टेन्योर में मैंने क्या देखा। एक, बेहतरीन बच्चे, IIT के बच्चे किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं। अगर आप इसरो जाएं, अगर आप DRDO जाएं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर साइंटिस्ट जो हैं, इंजीनियर जो हैं, वो सेकेंड रन कॉलेज से आते हैं। उसमें भी दिक्कत क्या होती है कि जब वो DRDO में या इसरो में 2, 3, 4 साल लगा लेते हैं, तो अब सरकारी तंत्र है, उनको तनख्वाह मिलती है साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट D, तनख्वाह होती है 80,000, 1,20,000। तो चौथे साल में वो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करके प्राइवेट सेक्टर में छलांग मारता है या विदेश में चल जाता। एक और चीज मैं बताता हूं, DRDO में जितने प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, दिक्कत क्या है, मैं खुद एक प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड था। दिक्कत यह है कि
रिसर्च करके एक प्रोडक्ट को बनाया गया। जाहिर बात है साइंटिस्ट लोग प्रोडक्ट का साइंटिफिक लाइन और टेक्निकल लाइन देते हैं, प्रोडक्ट को बनाती है एक प्राइवेट कंपनी, सिलेक्टेड वेंडर होता है। अब उस एंटरप्रेन्योर ने समझिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 हेलो। लाख 40 लाख मशीनरी खरीद ली, हाँ जी। प्लांट बनाया। उसके बाद वो ये उम्मीद करता है कि शायद हम उसको 400 का ऑर्डर दे देंगे, लेकिन बेचारा छत से गिर गया जब हमारी मीटिंग हुई और हमने उसको बोला कि 40 का ऑर्डर देंगे। यानी उसने जो इतनी मेहनत से प्लांट मशीनरी बनाई थी उसको तो लागत भी नहीं निकला। यानी हमारे यहाँ टोटल जो संख्या है एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से भी बहुत कम होती है। तो वो बेचारा अगले साल से हमारी मीटिंग्स में आना ही बंद कर दिया। ये मैं बताता हूँ ये सर अगर मैं इसे एक एवरेज ले लूं, पिछले कितने सालों से आपकी नज़र में ये सब कुछ है कि हो रहा है, और आपने आई एम श्योर अथॉरिटीज़ को, सीनियर्स को इस बारे में कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि एक प्रॉब्लम आ रही है, वी शुड वर्क ऑन इट। जी हाँ पलक जी, हो क्या रहा है कि क्योंकि मैं चाहे वो टेक्निकल नेगोशिएशन टीम हो या कमर्शियल बिडिंग खोलने के बाद कमर्शियल बिडिंग में डिस्कशन हो, मैं सब जगह पर इन्वॉल्व रहता था। दिक्कत क्या आती है कि हमें मालूम है कि जो कंपनी एक प्रोडक्ट को बनाना चाहती है वो 4 साल में बनाएगी, लेकिन ऊपर से एक अजीब सा दबाव आता है कि नहीं, आप रिपोर्ट में लिखिए कि 2 साल में बन जाएगा। सबको मालूम है कि वो प्रोडक्ट, कंपनी भी बोल रही है कि हम 2 साल में नहीं बना पाएंगे, लेकिन अब मेरा नाम लेना उचित नहीं होगा। ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड सर, कंस्ट्रेंट्स जो है वो हर किसी पर है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी जी, मैं चाहती हूँ, मुझे कंसर्न है कि मेरा देश जो है वो नित नित विकास करे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर टेक्निकल सेक्टर हो। लेकिन सर सवाल ये है, सब कुछ होते हुए भी सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव हम नहीं कर पा रहे हैं कि आज R&D पर आपको और मुझे बैठकर डिस्कशन करनी पड़ रही है, और हमें अभी भी सोशल मीडिया जैसे टेक्निकल सेक्टर में अलग अलग जगहों पर हमें अभी भी सेल्फ रिलायंस की जरूरत है। एंड चीन कर चुका है सर, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। जी पलक जी, जो आपका सवाल और आपका जो कंसर्न है, यह तो एक बड़ा कंसर्न है, और शायद इसका इमीडिएट कोई रिप्लाई देना उचित नहीं होगा कि मैं कह दूं कि है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बात अभी मैं आगे कमिटमेंट की भी करूंगा, नेशन की कमिटमेंट की बात भी करूंगा, लेकिन पहले मैं एजुकेशन में आ जाऊं क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं। तो एजुकेशन हमारी जो थ्योरेटिकल अप्रोच में और प्रैक्टिकल अप्रोच में जमीन और आसमान का फर्क है जी। तो अब जब आईआईटी की बात करते हैं तो मैं आपको आईआईटी का उदाहरण भी दे देता हूं कि जहां पर स्टूडेंट ये तय करता है कि वह किस प्रोफेसर की क्लास को अटेंड करे, क्योंकि उस प्रोफेसर को पढ़ाना आता है कि नहीं आता। ये बहुत रिडिकुलस और बहुत ही डिमीनिंग सी बात है, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा हमारे वह 12th क्लास बच्चे ऐसा एक वातावरण फैलाते हैं आईआईटी में, जिसमें उन्होंने अपने को सुपरसोनिक मान लिया, और उनका इरादा ही शुरू से यह होता है कि वह बाहर जाएंगे। उनको प्रेरणा देने वाला कोई वहां पर नहीं दिखता, क्योंकि वो तो प्रोफेसर्स का एक तरह का सीवी लिख रहे हैं या उनको एक सर्टिफिकेट सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, प्रोफेसर खुद ये बात कहता है कि आपके पास फलानी इस कंट्री में आपको इतना पैकेज मिल जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी मैं वहीं आ रहा हूँ कि जब प्रोफेसर ये आके बताते हैं क्लासेस में कि मैं पिछले हफ्ते जर्मनी से आया हूँ क्लासेस लेकर, और यहाँ से क्लास लेने के बाद में मैं फ्रांस जाऊंगा, क्योंकि मैं एक एमडीआई जैसे इंस्टीट्यूट में खुद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया, और जहाँ पर प्रोफेसर्स फ्रांस से आते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि वो वहाँ की फैसिलिटीज किस तरह की हैं, वहाँ की क्लासेस किस तरह की हैं, वहाँ की लैब्स किस हाई विश्व स्तरीय लेवल की है। तो देखिए, एक तो प्रेरणा नहीं है, दूसरा गैप बहुत है, और जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में, और जहां ये साहब कह रहे हैं कि जो सेकंड ग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस के बच्चे वहां पर आते हैं और वह भी गवर्नमेंट के सिस्टम में चले जाते हैं जहां पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हावी है। तो मुझे तो ये उम्मीद है, अब जिस तरह से कि एजुकेशन की नीति चेंज हुई है और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, अंदरूनी तौर पर जितनी भी जानकारी हमारे पास है,
कि पहले के मुकाबले बहुत सा बदलाव लाया जा रहा है, लेकिन पलक जी यह बदलाव लाते लाते हमें अभी बहुत समय का वेट करना पड़ेगा, दशकों लगेंगे। ये आज और कल का मामला नहीं है, ये जेके त्रिपाठी जी, देखिए अभी डिबेट तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है उसके ऊपर है, लेकिन जो अमेरिका कर रहा है हम उससे इफेक्ट क्यों हो रहे हैं, हम उसके लिए एक सिस्टम पर जेके त्रिपाठी जी चर्चा कर रहे हो। सर ने बहुत बेहतरीन बात जो है वो की अतुल त्यागी जी ने, कि देखिए पलक ये जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है इसमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। सर मैं बहुत बार देखती हूँ, बहुत बार ये बयान दिए जाते हैं गुलामी की मानसिकता मिटाइए, ये करिए वो करिए एंड ऑल दैट। आप जब इस तरीके के बयान दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये ना, आप देशभक्ति की भावना कैसे ला रहे हैं कि भाई मुझे अपने देश में कुछ रिसर्च लेकर आनी है, कोई टेक्निकली कुछ लेकर आना है। जब तक ये भावना किसी स्टूडेंट में नहीं होगी, इमोशन नहीं होगा, तब तक सर क्या मतलब कोई फायदा नहीं है। देखिए वो भावना तब तक नहीं आएगी जब तक आप ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण नहीं तैयार करेंगे कि उनको ये लगेगा कि हाँ हमारी देशभक्ति की भावना से हमारे यहाँ रहने पर भी असर पड़ सकता है और हमें फायदा हो सकता है। आपको देखिए मैं बताऊं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम, अभी तो खैर अब काम हो रहा है, मैं कर्नल त्यागी की बात से सहमत हूँ, ये काम शुरू हुआ है। काफी समय तक हमारे यहाँ रिसर्च वर्क जो होता था वो सिर्फ आर होता था, डी नहीं होता, वो सिर्फ थ्योरेटिकल होता था, अप्लाइड रिसर्च वर्क बहुत कम होता था। नहीं, लेकिन जेके त्रिपाठी जी, हमें बचपन से टीचर्स और मे बी एक एजुकेशन सिस्टम में ये बात बोली गई है ना कि वेस्टर्न इज द बेस्ट, अमेरिका इज द बेस्ट, जर्मनी इज द बेस्ट, इजराइल इज बेस्ट, नेवर टोल्ड, मतलब कभी हमें बोला नहीं गया ना कि भारत इज द बेस्ट, हम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन हमने कभी भी, हमें ये बोला गया कि वेस्टर्न कंट्रीज आर द बेस्ट कंट्री, हमें ये कभी नहीं बताया गया कि हमारा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो कैसे छात्र को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने में, ज़्यादा सोचने में मदद करता है, वो कभी हमें नहीं बताया गया, हमें रट्टा मारने के लिए कह दिया गया। तो ये जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं हंगरी में था, मेरा बेटा क्लास 1 में था इंटरनेशनल स्कूल में, और उसको प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया कि ये मकड़ी पे आप रिसर्च कीजिए और बताइए कि कैसे 10 दिन का प्रोजेक्ट बना के लाइए कि मकड़ी क्या क्या कैसे करती है, या फिर ये कि इजिप्शियन जो हेलियोग्राफी थी वो कैसी थी। तो जब आप शुरू से ही बच्चे को वो नहीं देंगे वातावरण, आप बच्चे को कहेंगे कि हाँ रट लो, ये इसमें लिखा हुआ है, तो सर वो रटलो वाली जो आप कह रहे रोट लर्निंग की बात करें, वो तभी तो आ रही है ना क्योंकि वो हमारी भारत की खुद की सभ्यता नहीं है, हमारा खुद का विज्ञान नहीं है, तभी आप उसको कॉपी पेस्ट करने में लगे हैं। इस पर अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है ना कि मेरा खुद का है। जब आपका खुद का होता है तो आप उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब रट्टा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि खुद का है नहीं। पलक जी, मैं बिल्कुल आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारे देश के अंदर जो पीएचडी हैं, जो हमारे रिसर्च वर्क है, उसकी मान्यता पूरे दुनिया में कहां पर है। वो सारी पीएचडी, चाहे वो आप जामिया मिलिया से करिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करिए, चाहे आप टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से करिए, वो सारी पीएचडी अलमीरा में सजी हुई हैं। हमारे देश की पीएचडी का विश्व स्तर पर किसी जगह पर भी कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है। मैं खुद पीएचडी हूं लॉ में, मैं अफसोस के साथ कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि मैंने जेलों के ऊपर और अंडर ट्रायल्स के ऊपर जो पीएचडी की, उसका कोई भी फायदा ना तो कोई जेल वाले उठा रहे हैं, ना ही कोई जुडिशरी वालों ने मुझसे आज तक बात की है। तो मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं पर सरकार के सपोर्ट में, यूजीसी की सपोर्ट में, विश्वविद्यालयों के समन्वय में बेहद भारी कमी है। और छात्र वह तो पहले से ही ऑरा है यूएस का, वो तो पहले से तय किए बैठा है कि उसको डॉलर में पेमेंट होगा और वहां पर वह 12 घंटे नहीं, वह 16 घंटे भी काम करने के लिए तैयार है। मगर यहाँ के डीआरडीओ में रक्षा विशेषज्ञ साहब यूके देवनाथ साहब कंफर्म करेंगे इस बात को, तो मेरा भी कुछ नाता रहा है डीआरडीओ के साथ, कि वहां पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, 10 से 5 तक की नौकरी चल रही है जिसमें कि वह प्रतिभा निकल कर आ ही नहीं सकती। सर यूके देवनाथ जी, लास्ट कमेंट सर आपसे लूंगी। अतुल जी की बात से आप सहमत है? जब तक आपके लिए देश के प्रति एक भावना नहीं होगी कि देश के लिए कुछ कर दिखाना है, तब तक सर सब चर्चा जो है, सब बातें बेकार है और सिस्टम को भी बदलाव करने की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम में चेंज की जरूरत है।
जी हाँ पलक जी, ये बचपन से ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे बच्चों को बचपन से ही चालाकियां सिखा देते हैं। मैं खुद और मेरी मिसेस, हम लोग हमारे एयरफोर्स स्कूल के कंट्रीब्यूटर्स थे। हम लोग, एक सिस्टम होता है कि एयरफोर्स ऑफिसर और उसकी वाइफ जो है एयरफोर्स के स्कूल में जाके बच्चों को मदद करते हैं। अब एक प्रोजेक्ट दिया गया कि एक झोपड़ी का मॉडल बना के लाओ, एक खेत का मॉडल बना के लाओ। मैं आपको बताता हूँ, छोटे से बच्चे को उसने हाथ ही नहीं लगाया, सब उसके मम्मी डैडी ने बना के दे दिया। दूसरी चीज, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी। अब जगह मार्केट खुल चुके हैं जहां बच्चे के पेरेंट्स बाजार में जाके 50 रुपया या 150 रुपया देके उस मॉडल को खरीद के ले आते हैं। मार्केट में दुकानें खुली हैं जो कि स्कूल के प्रोजेक्ट बना के दे देती हैं कि झोपड़ी का मॉडल ले लो, खेत का मॉडल ले लो। उसके बाद अगले दिन जब असेसमेंट हो रहा था, तो मेरी मिसेस जो है वो उसी स्कूल में टीचर थी। तो मेरी मिसेस ने मार्किंग जब की, तो उन्होंने मार्किंग क्या किया कि एक बच्चे ने चाहे ऑर्डिनरी सा झोपड़ी बनाया है, लेकिन उसने अपने हाथ से बनाया है। Wonderful. मिसेस की तो वंडरफुल। उसने, मेरी मिसेस ने उसको तो दे दिया एक A+। और जहां पे एक बहुत शानदार मॉडल बना था झोपड़ी और खेत का, लेकिन मिसेस को देख के ही पता लग गया कि ये तो बाजार से खरीदा हुआ मॉडल है। मिसेस ने उसको दे दिया B+। आप नहीं यकीन करेंगे कि मेरी बिल्कुल। मिसेस और को सर अब मैं अपने आप को बुला लकी लिया। मानती हूँ। मुझे भी आप जिस तरीके से अपनी जानकारी दे रहे हैं इस एक्सपीरियंस की, ऐसे टीचर्स अगर रहेंगे जो आपकी क्रिएटिविटी को वैल्यू करेंगे, तो ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में अच्छा बदलाव होगा। जहां पर आपको रोट लर्निंग, कॉपी पेस्ट नजर आए, वहां पर आप सीधा -1 कीजिए। सारे स्टूडेंट्स जो है, सारा एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा और हमें किसी भी देश पर कभी भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने बेहतरीन विश्लेषण हमारे दर्शकों को दिया है। अमेरिका से लेकर भारत में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, इस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की है। लगातार हर एक खबर की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।